स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? विकल्प ए विश्व आर्थिक मंच, विकल्प बी विश्व बैंक, या विकल्प सी संयुक्त राष्ट्र, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। आइए अब जानते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के बारे में। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत 145 देशों में से 129वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 के लिए अपनी वार्षिक वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 18वां संस्करण जारी किया। दुनिया भर की 146 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता का व्यापक मानकीकरण किया गया है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, चिल्का झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में खारे पानी की सबसे बड़ी झील और पक्षियों के लिए शीतकालीन निवास स्थान है। दूसरा कथन है, वर्ष 1981 में इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आइए अब जानते हैं चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप में खारे पानी की सबसे बड़ी झील और पक्षियों के लिए शीतकालीन निवास स्थान है, अतः कथन एक सही है। बता दें कि चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है। वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, फोलिक एसिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फोलिक एसिड विटामिन फोलेट का सिंथेटिक संस्करण है जिसे विटामिन B9 भी कहा जाता है। दूसरा कथन है, गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी से बच्चे में स्पाइना बिफिडा जैसे न्यूरल ट्यूब दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा कथन है, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां न्यूरल ट्यूब दोष के मामले सबसे अधिक हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। आइए अब जानते हैं फोलिक एसिड के बारे में। फोलिक एसिड विटामिन फोलेट का सिंथेटिक संस्करण है जिसे विटामिन B9 भी कहा जाता है, अतः कथन एक सही है। गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी से बच्चे में स्पाइना बिफिडा जैसे न्यूरल ट्यूब दोष हो सकते हैं, अतः कथन दो सही है। स्पाइना बिफिडा एक ऐसी स्थिति है जो रीढ़ को प्रभावित करती है और आमतौर पर जन्म के समय ही स्पष्ट हो जाती है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में न्यूरल ट्यूब दोष के मामले सबसे अधिक हैं, अतः कथन तीन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान में केवल हिंदी को ही आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी प्रसार के लिए त्रिभाषा फार्मूला सूत्र की शुरुआत की जिसे राष्ट्रभाषाई रूप से एकीकृत हुआ। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत के संविधान में अंग्रेजी और हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, अतः कथन एक सही नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रसार करने के लिए त्रिभाषा सूत्र की शुरुआत की जिसे राष्ट्रभाषाई रूप में एकीकृत हुआ, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना न्यायिक लंबित मामलों को सुलझाने और समय पर न्याय प्रदान करने के लिए की गई थी। दूसरा कथन है, फास्ट ट्रैक कोर्ट छोटे मोटे अपराधों जैसे कि जेब कतरी, लापरवाही से वाहन चलाना आदि से निपटने के लिए बनाई गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में जानते हैं। दरअसल भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना न्यायिक लंबित मामलों को सुलझाने और समय पर न्याय प्रदान करने के लिए की गई थी, अतः कथन एक सही है। फास्ट ट्रैक अदालतें जघन्य अपराधों से निपटने के लिए बनाई गई थी जिनमें यौन अपराध और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध शामिल हैं, अतः कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सभ्यता की प्रमुख बस्तियां हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा थीं। दूसरा कथन है, यह सभ्यता भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में फैली हुई थी।
उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बीते 20 सितंबर 2024 को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की शताब्दी मनाई गई। बता दें कि आज से ठीक 100 वर्ष पहले 20 सितंबर 1924 को द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की गई थी। इस लेख का शीर्षक था फर्स्ट लाइट ऑन अ लॉन्ग फॉरगेटन सिविलाइजेशन, न्यू डिस्कवरीज ऑफ एन अननोन प्री हिस्टोरिक पास्ट था। इस लेख में ही दो बड़े सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा की गई थी। आइए अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुआ था और यह भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में फैली थी। यह सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में 2000 से अधिक स्थलों में फैली हुई थी, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस सभ्यता की प्रमुख बस्तियां हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा थीं, अतः कथन 1 सही है। कृषि विज्ञान केंद्र केवीके के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली NARS का एक अभिन्न अंग है। दूसरा कथन है इसका कार्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और इसके अनुप्रयोग तथा क्षमता विकास के लिए प्रदर्शन करना है। तीसरा कथन है KVK योजना को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 100% वित्त पोषित किया जाता है और KVK को कृषि विश्वविद्यालयों, ICAR संस्थानों आदि को स्वीकृत किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र या KVK के बारे में। KVK राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली NARS का एक अभिन्न अंग है, अतः कथन 1 सही है। KVK का कार्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और इसके अनुप्रयोग तथा क्षमता विकास के लिए प्रदर्शन करना है, अतः कथन 2 सही है। KVK योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है और KVK कृषि विश्वविद्यालयों, ICAR संस्थानों, संबंधित सरकारी विभागों तथा कृषि में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों NGO को स्वीकृत है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है कुष्ठ रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कथन है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को पहला कुष्ठ रोग मुक्त राष्ट्र घोषित किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। हालिया खबरों के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को पहला कुष्ठ रोग मुक्त राष्ट्र घोषित किया है, अतः कथन 2 सही है। बता दें कि बीते 2 दशकों से अधिक समय तक जॉर्डन में कुष्ठ रोग के कोई स्थानीय मामले सामने नहीं आने के बाद ही देश को कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है। आइए अब जानते हैं कुष्ठ रोग के बारे में। यह एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है, अतः कथन 1 सही है। कुष्ठ रोग त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ की म्यूकोसल सतहों और आंखों को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सभी उम्र में होता है। हालांकि कुष्ठ रोग का इलाज संभव है और शुरुआती चरणों में उपचार से विकलांगता को रोका जा सकता है। यह रोग नाक और मुंह से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है तथा अनुपचारित रोगियों के साथ निकट और लगातार संपर्क के दौरान फैलता है। आपको बता दें कि वर्तमान में कुष्ठ रोग से लगभग 120 से अधिक देश प्रभावित हैं और आंकड़ों के मुताबिक हर साल 2 लाख से अधिक कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं। अगला प्रश्न है विंडफॉल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित लाभ पर लगाई गई उच्च कर दर है। दूसरा कथन है यह सामान्य व्यापार गतिविधियों या अपेक्षित आय से अधिक होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हालिया खबरों के अनुसार केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर लगाए गए विंडफॉल टैक्स को समाप्त कर दिया है। बता दें कि पहले प्रति टन 1850 रुपए विंडफॉल टैक्स लगता था। इससे तेल कंपनियों जैसे ONGC, ऑयल इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। गौरतलब है कि यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में आई गिरावट को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमतें $98 प्रति बैरल से घटकर
$72.7 प्रति बैरल हो गई हैं। विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित लाभ पर लगाई गई उच्च कर दर है, अतः कथन एक सही है। जिन्हें फर्म द्वारा किसी सक्रिय निवेश रणनीति या व्यवसाय के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह सामान्य व्यापार गतिविधियों या अपेक्षित आय से अधिक होता है, अतः कथन 2 सही है। यह लाभ अचानक से मिलने वाले आर्थिक फायदे या परिस्थितियों के कारण होता है, जैसे कि बाजार में अचानक मूल्य वृद्धि, उच्च मांग या किसी विशेष परिस्थिति के कारण होने वाली आय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केन्या उन पहले देशों में से एक है जिसने वर्ष 2015 में पशुधन बीमा कार्यक्रम शुरू किया था, जब देश सूखे की मार झेल रहा था। दूसरा कथन है, भारत में मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। तो आइए जानते हैं पशुधन बीमा कार्यक्रम के बारे में। केन्या वर्ष 2015 में पशुधन बीमा कार्यक्रम शुरू करने वाले पहले देशों में से एक था, जब देश सूखे की मार झेल रहा था, अतः कथन एक सही है। भारत में केरल पशुधन बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य था, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विकल्प ए जर्मन वॉच, विकल्प बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विकल्प सी विश्व बैंक, या विकल्प डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।